स्टार्ट रिकॉर्डिंग। चलो हो गया। देखो है शांत। कोशिका द्रव, ये भी क्या है? कोशिका का ये एगो भाग है। बताए थे पहले ही क्या होता है कोशिका द्रव का। देखो यही तो दिया हुआ है सबसे अच्छा। थोड़ा सा देखो, ये मान लो पूरा तरह से कोशिका है, ठीक है। और कोशिका के बीच का क्या है? ये एक है केंद्रक, इसको बोलते हैं केंद्रक। और केंद्रक के बगल बगल में जो इतना भरा हुआ है उसको कहा जाता है कोशिका द्रव। और वो क्या है? ये देखो, ये साइड साइड से जो लगा हुआ है ये है कोशिका झिल्ली। अब आते हैं पॉइंट पे, क्या है कोशिका द्रव, ठीक है। यह एक जेली जैसी संरचना होती है जो कोशिका झिल्ली और केंद्रक के बीच पाया जाता है, ठीक है। कोशिका के अन्य संघटक अथवा कोशिकांग कोशिका द्रव में ही पाए जाते हैं। ये होते हैं माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी काय, राइबोसोम इत्यादि। ये एग्जाम में आपका आएगा कि कोशिका के अंदर कोशिका द्रव और कोशिका क्या है, कोशिका द्रव के बीच में और कोशिका का जो अंदर का हिस्सा रहता है केंद्रक, वो दोनों के बीच में जो पाया जाता है कोशिका द्रव, उसके बीच में क्या क्या पाया जाता है? कुछ माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी काय, राइबोसोम। और इस सब के बारे में पूरा डिटेल अभी हम और आगे पढ़ेंगे। देखो सजीव केंद्र के बारे में पहले पढ़ो, पहले इसी बारे में समझ लो। कोशिका द्रव का काम कौन चीज है? कोशिका है, कोशिका के अंदर एगो केंद्रक है, केंद्रक के बगल में जेली जैसी संरचना होती है। वो क्या करता है? केंद्रक को बचाने का काम करता है। जेली कैसा होता है? 1 रुपया वाला चॉकलेट खाया होगा, थोड़ा सा टेस्ट लगे ना लगे। कौन सा? हाँ सर, वही वाला जो सोच रहे हैं आप। फिर है केंद्रक। सजीव कोशिका का यह एक महत्वपूर्ण संगठक है। सामान्यतः यह गोलाकार होता है, कोशिका के मध्य में स्थित होता है। ये पहले ही से हम पढ़ते आ रहे हैं कि कोशिका जो भी पाया जाता है उसके अंदर में पाया जाने वाला पदार्थ क्या कहलाता है? केंद्रक। और केंद्रक की संरचना कैसी होती है? गोलाकार, और कोशिका के मध्य भाग में स्थित होता है। इसे सरलता पूर्वक अभिरंजित करके सूक्ष्मदर्शी के नीचे आसानी से देखा जा सकता है। अभिरंजित मतलब होता है टुकड़ा करके। अगर आपके पास सूक्ष्मदर्शी है तो उसके सहायता से उसको आप आसानी से देख सकते हैं। हम उसको नंगी आंखों से नहीं देख सकते क्योंकि उसका साइज ही बहुत ही ज्यादा छोटा होता है। बढ़ाता है गधा। केंद्रक कोशिका द्रव से झिल्ली द्वारा एक अलग रहता है जिसे केंद्रक झिल्ली कहते हैं अथवा केंद्र कावरण कहते हैं। यह झिल्ली भी सरंध्र होती है तथा कोशिका द्रव एवं केंद्रक के बीच पदार्थों के आवागमन को नियंत्रित करती है। जैसे मतलब क्या हुआ? सरंध्र मतलब हमेशा होता है छोटा छोटा छिद्र, ठीक है। मान लो जो ये हो गया कोशिका, ये हो गया उसका द्रव, और यहां पे जो ये पाया जाता है ये केंद्रक, ये कोशिका द्रव, और ये पूरा कोशिका। कोशिका द्रव से एक झिल्ली द्वारा अलग रहता है। ये है झिल्ली और ये है केंद्रक कोशिका द्रव, जिसे केंद्रक झिल्ली कहते हैं। इसका काम क्या करता है? इसमें एक छोटी छोटी संरचना होती है। सरंध्र मतलब छोटा छोटा छेद। वो क्या करता है? जो जरूरत का चीज है उसको अंदर जाने देता है, जो जरूरत का नहीं है उसको बाहर निकाल देता है। मतलब एक तरह से सिक्योरिटी गार्ड का काम करता है। जो जरूरत का चीज है उसको अंदर आने दो, जो नहीं है उसको बाहर बाहर भगा दो। उच्च आवर्धन क्षमता वाले सूक्ष्मदर्शी यंत्र द्वारा देखने पर हमें केंद्रक में एक छोटी सघन संरचना दिखाई देती है। इसे केंद्रिका अथवा न्यूक्लियस कहते हैं। अगर आप सूक्ष्मदर्शी का इस्तेमाल करते हैं तो केंद्रक में भी एक छोटा सा आपको संरचना दिखाई देगा जिसे केंद्रिका कहा जाता है। इसके अतिरिक्त केंद्रक में धागे के समान संरचनाएं भी होती है जो क्रोमोसोम अथवा गुणसूत्र कहलाते हैं। अब यहां से मेन पॉइंट समझना है। यह जीन के धारक हैं तथा अनुवांशिक गुणों अथवा लक्षणों को जनक से अगली पीढ़ी में स्थानांतरित करते हैं। कुल मिला के जो क्रोमोसोम होता है या गुणसूत्र होता है उसका काम एक तरह समझ लो, ये जेरोक्स मशीन है। जो हम जेरोक्स में डालते हैं वैसा ही जेरोक्स करके नीचे से निकलता है। यहां भी गुणसूत्र जो है क्रोमोसोम है जेरोक्स मशीन के जैसा कार्य करता है। हमारे माता पिता के जो भी शरीर की संरचनाएं थी वो आने वाली पीढ़ी में हो जाए। जैसे हमारे माता पिता के 2 आंख, 2 नाक, 2 कान, 2 पैर, 2 हाथ सब होते हैं। अरे गधा 2 नाक होता है रे,
फॉलो फॉलो में बोलते जाते हैं, तुम लोग फॉलो फॉलो हूँ खाली भैंसिया नियर खाली हूँ करता है गधेड़न। कुल मिला के जो हमारे माता पिता की संरचना है वो हम लोग के पास भी हो जाती है। ऐसा होता है क्या एक बच्चा पैदा हुआ उसका पूंछ निकल के आया है, क्या सींग निकल गया है? काहे नहीं होता है? क्योंकि हमारे माता पिता के वैसे गुण नहीं थे, इसलिए हमारे पास भी वैसे नहीं है। यही यहां भी लिखल है, या देखो, या जीन के धारक हैं तथा आनुवांशिक गुणों अथवा लक्षणों को जनक से अगली पीढ़ी में स्थानांतरित करते हैं। गुणसूत्र कोशिका विभाजन के समय ही दिखाई देता है। अब देखो, गुणसूत्र जो तुमको देखना है वो कोशिका का जब विभाजन होता है उस समय ही हमें दिखाई दे जाता है। फिर उसके बाद क्या है, थोड़ा सा ऊपर जाओ, है इतना ना हड़बड़ाइए, इतना परेशान हमरे कर देगा। अब देखो यहां दिया हुआ जीन। जीन सजीव में अनुवांशिक की इकाई है या जनक से संतति को अनुवांशिक लक्षण के स्थानांतरण को नियंत्रित करते हैं। इसका अर्थ है कि आपके माता पिता के कुछ लक्षण उनसे आपको प्राप्त होते हैं। जैसे अगर किसी के माता पिता का आंख भूरा है तो उसका बच्चा भी आंख भूरा हो रहा है। अगर माता पिता के बाल घुंघरालू हैं तो उसके आने वाले बच्चे का भी बाल घुंघरालू ही होते हैं। यदि आपकी माता जी के घुंघरालू बाल हैं तो हो सकता है कि आपके बाल भी घुंघरालू हो, लेकिन गारंटी नहीं है। संभावना है कि ऐसा हो सकता है, लेकिन एकदम पूरे तरह से श्योर नहीं है। जैसे एक है, कभी देखना किसी किसी आदमी को उसका पूरा चेहरा व्हाइट व्हाइट हो जाता है, उसका जो होने वाला बच्चा रहेगा ज्यादातर देखना किसी किसी बच्चा में भी वो भी गुण आ जाते हैं। और सबसे लाइव एग्जांपल, अगल बगल में देखना कोई आदमी होगा जो मुंह से बोल नहीं पाते हैं, तो उससे जो पैदा होने वाले बच्चे रहते हैं कभी कभी वो लक्षण उनमें भी दिख जाते हैं, है ना? ठो पप्पू सर देखो वही लिखा हुआ है। यदि आपकी माता जी के घुंघरालू बाल हैं तो हो सकता है आपके बाल भी घुंघरालू हो, परंतु जनक प्राप्त विभिन्न जीन के संयुक्त होने के परिणाम स्वरूप लक्षण भिन्न भी हो सकते हैं। तो जैसे हम जो पैदा हुए हैं सिर्फ पिता के कारण या माता के कारण नहीं ना हुए हैं, हमारे माता पिता के दोनों गुण नजर आएंगे। तो ऐसी संभावनाएं होती है कि कभी कभी माता के भी गुण आ जाते हैं और कभी कभी पिता के, या फिर तो दोनों के टकराने के बाद दोनों में से कोई भी गुण आपके पास नहीं आ जाते। कुछ भी संभावना है, इसीलिए ना। अब जो मान लो एक आदमी है गूंगा, उसकी बीवी है सही सलामत, तो उससे जो बच्चा पैदा होगा ऐसा गारंटी है कि गूंगे होगा? संभावना है कि गूंगा हो सकता है। तो कुछ नहीं बोलते हैं, कुछ बोलते हैं। जैसे हमारे गांव में भी हैं, उनमें एक भैया हैं जो बोलते हैं और एक है नहीं बोल पाते हैं। तो वो क्या है, माता और पिता दोनों के गुण आए हैं, तो जिसमें माता के गुण आए हैं वो गूंगे नहीं होंगे, और जिसमें पिता के गुण आए हैं वो गूंगे होंगे। तो कुल मिला के ये कहां पे असर करता है? वो जीन से आता है, हमारे माता पिता से हमारे पास आता है। वंशानुगत अथवा आनुवांशिक गुणों के अतिरिक्त केंद्रक कोशिका के क्रियाकलापों का भी नियंत्रण करता है। अब क्या है, केंद्रक जो है वो वंशानुगत जो गुण आ रहे हैं उसको भी नियंत्रित कर रहा है, और कोशिका के क्रियाकलाप को भी, कोशिका क्या क्या कर रही है उसको भी नियंत्रित करता है। ना ऐसा ना हो कोशिका पूरा अलग होने लगे और शरीर पूरा एकदम बड़ा चढ़ा हो जाए, कुछ भी संभावना है। फिर उसके बाद है सजीव कोशिका के समग्र संघटक को जीव द्रव्य प्रोटोप्लाज्म के नाम से जाना जाता है। इसमें कोशिका द्रव केंद्रक द्रव दोनों सम्मिलित होते हैं। जीव द्रव कोशिका का जीवित पदार्थ कहलाता है। एक पॉइंट यहां तुमको मिला है, कौन सा? जीव द्रव कोशिका का जीवित पदार्थ कहलाता है। जीव द्रव जो है वो क्या कहलाएगा? कोशिका का जीवित पदार्थ। वो उसके लिए वो सारे कार्य करेंगे जो उसे के लिए जरूरी है पहले। फिर उसके बाद जीवाणु कोशिका का केंद्रक बहुकोशिक जीवों के केंद्रक के समान सुसंगठित नहीं होता। इसमें केंद्रक झिल्ली अनुपस्थित होती है। ऐसी कोशिकाएं जिनमें केंद्रक पदार्थ केंद्रक झिल्ली के बिना होता है क्या कहलाता है? प्रोकैरियोटिक कोशिका कहलाती है। यहां से दो चीज पढ़ना होगा। पहला पढ़ना होगा प्रोकैरियोटिक कोशिका किसे कहते हैं, और दूसरा यूकैरियोटिक कोशिका। प्रोकैरियोटिक कोशिका की खासियत क्या है कि इसमें जो है ये आपका केंद्रक झिल्ली नहीं होगा, ठीक है। उसमें क्या है, ये कोशिकाएं जिनमें केंद्रक पदार्थ केंद्रक झिल्ली के बिना ही होते हैं उसे कहते हैं प्रोकैरियोटिक। इस प्रकार की कोशिकाओं वाले जीव
प्रोकैरियोटिक कहलाते हैं। जीवाणु, नील हरे शैवाल इसके उदाहरण है। जीवाणु और नील हरे शैवाल किसको कहते हैं जानते हैं ना सर? नील हरे शैवाल कहां देखे हैं कभी? कहां? बोलो न रे, घोगरवा में देखिए रे। हाँ सर, गोगरवे में देखी होगी। तालाब के ऊपर देखना, कभी कभी हरा हरा काई जमल रहता है, वही है शैवाल, नील हरित शैवाल। तो इन सब में कोशिका झिल्ली नहीं पाई जाती। उसके बाद प्याज की झिल्ली एवं गाल की कोशिकाएं जैसी कोशिकाओं में झिल्ली युक्त सुसंगठित केंद्रक पाया जाता है। वे क्या कहलाते हैं? यूकेरियोटिक कोशिका। अब जो वैसे पदार्थ, जैसे हमारा ये गाल हो गया, प्याज का झिल्ली हो गया, इस सब में क्या है? कोशिका झिल्ली पाया जाता है, तो उसको क्या कहा जाता है? यूकेरियोटिक कोशिका। और ऐसी कोशिकाओं वाले जीव क्या कहलाते हैं? यूकेरियोटिक कहलाते हैं। फिर है आगे। अरे सर अभी शुरू हुआ है रे, लास्टे कह रहा है रे। हाँ चलो कोई बात नहीं, अगर जल्दी जल्दी खत्म हो जाए तो अच्छा। देखो, प्याज की झिल्ली की कोशिकाओं का प्रेक्षण करते समय आपने क्या कोशिका द्रव के बीच खाली या दिखने वाली संरचनाओं पर ध्यान दिया? तो प्याज का जब झिल्ली देखेगा तो उसके कोशिका द्रव के बीच में थोड़ा थोड़ा छोटा छोटा छिद्र दिखेगा, उसको क्या कहा जाता है? रिक्तिका कहा जाता है। ठीक है सर, ये सब डिफिनेशन में आएगा कि रिक्तिका किसे कहते हैं। ठीक है, या मात्र एक एवं बड़ी हो सकती है, जैसे कि प्याज की झिल्ली की कोशिकाओं में दिखाई देता है। यह मात्र एक एवं बड़ी हो सकती है। गाल कोशिकाओं में अनेक छोटी छोटी रिक्तियां होती है, जैसे हमारा गाल है, इसमें भी बहुत सारे छोटे छोटे छिद्र होते हैं। बड़ी रिक्तियां आमतौर पर पौधों की कोशिकाओं में पाई जाती है। जंतुओं में यह रिक्तियां बहुत छोटी होती है। हमारी कोशिकाओं के बीच में ढेर बड़ा बड़ा छेदा होगा तो हम लोग के लिए नुकसानदेह है। तो प्रकृति क्या करती है? ऐसी संरचना ही बनाती है कि आपके लिए जो जरूरत का चीज है उसको बना देंगे, जो जरूरत का नहीं है वो आपके लिए नहीं होगा। जैसे पेड़ पौधों में रिक्तियों की जरूरत बहुत ज्यादा होती है, तो उसमें बड़े बड़े पाए जाते हैं, लेकिन जंतुओं में भी बहुत छोटी होती है क्योंकि उसका जरूरत हम लोग को बहुत कम है। फिर है ट्रांडे अस्केंसिया पत्ती की कोशिकाओं में आपने अनेक छोटे रंगीन संरचनाएं देखी होगी। अब वो पत्ती कहां है खोजना पड़ेगा, नहीं है, छोड़ो हटाओ, अब कहने खोजेंगे पत्ती हम। वे पत्ती की कोशिकाओं के कोशिका द्रव में छितरी रहती है। एक पत्ती है ट्रांडेस्केसिया पत्ती, इसके कोशिकाओं में क्या होता है? छोटी छोटे रंगीन संरचना दिखा जाता है, अलग अलग कलर की। वे पत्ती की कोशिकाओं के कोशिका द्रव में छितरी रहती है। वो क्या करता है? कोशिकाओं के कोशिका द्रव में इधर उधर पूरा छितरा हुआ रहता है। इन्हें प्लास्टिड कहते हैं। क्या कहते हैं सर? प्लास्टिड। ये विभिन्न रंगों के होते हैं, उनमें से कुछ में हरा रंजक उपस्थित होता है जिसे क्लोरोफिल कहते हैं। अब समझ में आएगा सर प्लास्टिड कहते किसको है। कोई एक पत्ता देखना, उस पे ये वाला उखाड़ के देखना, कभी कभी उसका जो लगा हुआ रहता है पत्ता का डंठल, उसको उखाड़ेगा देखना, बहुत छोटा छोटा संरचना पाया जाता है, उसी को कहा जाता है सर। और ये क्लोरोफिल क्या है? पत्ता को हरा रंग करने का एक तरीका, एक काम क्लोरोफिल का होता है। इसी के कारण पत्ते क्या होते हैं? हरे होते हैं। और क्लोरोफिल अगर पत्तों में नहीं पाया जाए तो क्या परेशानी हो सकता है? भोजन नहीं बना पाएंगे। हरे रंग के प्लास्टिड्स को क्लोरोप्लास्ट अथवा हरित लवक कहते हैं। वही जो हरे रंग के प्लास्टिड्स होते हैं पत्तों के, उसको क्या कहा जाता है? क्लोरोप्लास्ट या हरित लवक। वे पत्तियों को हरा रंग प्रदान करते हैं। ठीक सर, पत्तियों को क्या करता है? हरा रंग प्रदान करता है। आपको याद होगा कि पत्तियों के क्लोरोप्लास्ट में उपस्थित क्लोरोफिल प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक है। तो प्रकाश संश्लेषण के लिए क्यों आवश्यक है? क्योंकि वही ना भोजन बनाता है। एगो पेड़ का रसोईया के है, पत्ता ही ना है, भोजन तो वही बनाता है। और अगर पत्ते हरे ना हो तो भोजन भी नहीं बन सकता। उसके बाद आते हैं पादप एवं जंतु कोशिका की तुलना। ठीक सर, आप पिछले क्रियाकलाप 8.3 और 8.4
को याद करें तो उसके आधार पर आप पादप कोशिका एवं जंतु कोशिका की संरचना की तुलना कर सकते हैं। तो सर पादप कोशिका की संरचना अलग अलग होती है और जंतु कोशिका की संरचना अलग अलग होती है, क्योंकि दोनों का कार्य अलग अलग है। हम लोग कहीं भी चल बुल सकते हैं, हम लोग को अपने हिसाब से ढाल सकते हैं, लेकिन पेड़ पौधे तो सब जगह नहीं चल सकते। पता चला कि सच्चे पेड़ चलने लगा है तो सुबह सूत के उठे आम गाछ यहां था, अगला दिन पता चला नदिया धने भोगरवा नहीं चल गया है, यह संभावना है। इसीलिए प्रकृति भी ज्यादा तेज है उन सबसे। आइए पादप एवं जंतु कोशिका की समानताओं और अंतर को सूचीबद्ध करें। सारणी 8.1 में केवल कुछ ही लक्षण का उल्लेख किया गया था और आप और लक्षणों का उल्लेख कर सकते हैं। जो पहले सारणी 8.1 देखे थे उसमें क्या था, नहीं यहां पे है सारणी, इसमें क्या हुआ है कि दोनों में कुछ लक्षण का उल्लेख किया गया है। जैसे कौन सा, ये है कौन सा पादप कोशिका और ये कौन सा है जंतु कोशिका। दो जब कोशिकाएं दिए हुए हो तो उसके बारे में आप डिटेल जानकारी यहां से देख सकते हैं। जैसे पहला, दोनों में देखो क्या क्या पाया जाता है। कोशिका झिल्ली दोनों में है, आवाज नहीं, कोशिका झिल्ली दोनों में पाया जाता है, रिक्तिका दोनों में पाया जाता है, केंद्रक भी दोनों में पाया जाता है, कोशिका द्रव दोनों में पाया जाता है। मतलब ये चार चीजें हैं जो दोनों में पाया जाएगा, पादप कोशिका में भी और जंतु कोशिका में भी। और कुछ कुछ चीजें हैं जो पादप कोशिका में रहती है लेकिन जंतु कोशिका में नहीं रहती, क्योंकि जरूरत ही नहीं है। पहला कोशिका भित्ति, कोशिका भित्ति जीवों जंतुओं में पाया जाता है। कोशिका भित्ति का काम होता है पेड़ पौधों को संरचना प्रदान करना, उसको मजबूती देना, तापमान से बचाना। बहुत ज्यादा गर्मी कर रहा है सर तो शर्ट खोल दिए, गेंजी पे गुरले गुर रहे हैं। बहुत ज्यादा ठंडा कर दिया सर, 4 को कम्बल ओढ़ लिए हैं, बोरस ले लिए हैं, तापले घूर रहे हैं। लेकिन पेड़ पौधा तो नहीं कर सकता, पेड़ पौधा यहां से वहां घसक सकता, ऐसा तो नहीं पेड़ पौधा कहेगा अगले बगले से कि थोड़ा माचिस लाओ, अपन वाला डंटर हिलाते हैं, 2-4 को पत्ता गिरेगा, अगर हम आग लगा फिर बैठ के सब गोटे तापेंगे। तो ये सब चीजें क्या है, जरूरत की चीजें हैं। फिर उसमें कोशिका भित्ति के अंदर क्या पाया जाता है, कोशिका झिल्ली। और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज जो पादप में जरूरत है, हरित लवक। अगर ये ना हो तो क्या होगा, पेड़ पौधे खाना बनाने में दिक्कत महसूस करेंगे। ठीक है, अब इसके बाद दिया है इसमें क्या क्या है अंतर और क्या क्या पाया जाता है नहीं पाया जाता है, उसका पूरा लिस्ट बना दिया है। ठीक है, जिसमें देखो एक है कोशिका का भाग और इधर दे दिया है जंतु कोशिका और पादप कोशिका। ठीक है, ये दोनों दिया हुआ है, कोशिका झिल्ली इसमें दोनों में उपस्थित होता है, कोशिका भित्ति सिर्फ पादप में होता है। भित्ति याद रखना हमेशा, कोशिका भित्ति, भित्ति कौन सी काम करता है, बचाने का किसी भी चीजों से। तो कोशिका भित्ति हम लोग को तो बहुत ज्यादा जरूरत नहीं है, पेड़ पौधों को लेकिन बचने की जरूरत है, तो उसमें भित्ति पाया जाएगा। फिर केंद्रक दिया है, झिल्ली दिया है, कोशिका द्रव, प्लास्टिक रिक्तियां, ये सब आपको बनाना है कि किसमें कौन कौन सा पाया जाता है। ऊपर में इतना पढ़ा भी, उसको भर लीजिएगा। ठीक, अरे गधेड़न कते हड़बड़ाता है रे, देखो अच्छा लास्ट हो गया। चलो तो इतना तक तो हो गया। अब यहां से देखो क्या क्या हम लोग के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। तो सबसे ज्यादा जरूरी है प्रमुख शब्द, कि इसमें हम लोग पढ़ें क्या क्या। तो क्या पढ़े हैं, कोशिका पढ़ लिए, कोशिका झिल्ली पढ़ लिए, कोशिका भित्ति पढ़ लिए, हरित लवक भी पढ़ लिए, गुणसूत्र, कोशिका द्रव, यूकैरियोटिक, जीन, बहुकोशिक, केंद्रक झिल्ली, केंद्रिका और केंद्रक, और भी है कन्या नुकाल बैठल रे। अरे ये तो ढेरी मने अरे, ये सर केंद्रक, केंद्रक के बाद यांग, फिर कोशिकांग, प्लाज्मा झिल्ली, प्लास्टिड, प्रोकैरियोटिक, पादप, उत्तक, एक कोशिका, रक्तिकी, रिक्तिका, इतने था। हाँ, श्वेत रक्त कोशिकाएं, यहां तक तो हो चुका था। कोशिका WBC बता चुके हैं, WBC भी क्या करता है, क्या करता है, दिल पे चोट लगा तो हमारे शरीर में बीमारियों से लड़ने की क्षमता पैदा करता है। चोट उठ के लिए नहीं सर,
वो होगा, लेकिन जैसे बीमारी आ गया मलेरिया, अब मलेरिया से लड़ने की क्षमता है कि नहीं पता नहीं है। अभी जैसे कोरोना आ गया तो एक नया बीमारी था, तो जिसका जिसका डब्ल्यूबीसी मजबूत था वो कोरोना को सहन कर लिया, और जे जिसका डब्ल्यूबीसी कमजोर था, जो बीमारी से लड़ने की क्षमता नहीं थी, वो सीधे भगवान बुला लिया कि चलो साथ में वहां लड़ेंगे। वही नहीं हुआ लॉकडाउन में। अब उसके बाद हमने क्या क्या सीखा इसके बारे में दिया है। ये सब देखो की पॉइंट है, ये सब जरूरी है देखना। ऐसी एक क्लास और लेंगे जिसमें इसके बारे में वो जितना पढ़ाया है ना उसके बारे में थोड़ा थोड़ा जो भी पॉइंट है एक जगह इकट्ठा करके बता देंगे, ठीक है। अब यहां देखो हमने क्या सीखा। अधिकतर जीवों में छोटी संरचनाएं दिखाई देती है जिन्हें अंग कहते हैं। यही है हम लोग का संरचना, सब अंगे ना है। सभी अंग और भी छोटे भागों से बने होते हैं। किसी जीव की सूक्ष्मतम जीवित रचना को क्या कहते हैं? कोशिका कहते हैं। सबसे पहले यही पढ़े थे हम लोग कि किसी भी जीव का सबसे छोटा कण क्या कहलाता है? कैसे? जिस प्रकार से घर का सबसे छोटा कण क्या कहलाता है? ईटा। सर्वप्रथम कॉर्क की कोशिकाओं की खोज के किया था? रॉबर्ट हुक ने। कब किया था? उसके बाद कोशिकाओं की विविध आकृतियां एवं साइज परिलक्षित होते हैं। सबके साइज और आकृति सब जीवों का अलग अलग होता है। विभिन्न जीवों में कोशिकाओं की संख्या भी विविध होती है। सब जीवों का साइज है। अब चूहा का शरीर का हम देखेंगे तो उसमें कोशिकाओं की संख्या हाथी के शरीर की कोशिकाओं की संख्या के बराबर तो नहीं ना होगा। हाँ, उसमें भी असंख्य हैं, उसमें भी हम गिन नहीं सकते, और हाथी में भी गिन नहीं सकते, लेकिन शरीर के हिसाब से संरचना और उसका साइज और उसमें आकृति जो है सब कुछ अलग अलग हो गए। उसमें कितना संख्या होगा सब अलग होगा। कुछ कोशिकाएं बहुत बड़ी है जिन्हें नग्न आंखों से देखा जा सकता है, जैसे मुर्गा की अंडा। गधा और घर में अलग मुर्गा रखा है कि रे? कहता है मुर्गा का अंडा। कोशिकाएं बहुत छोटी होती है जिसको हम लोग नग्न आंखों से नहीं देख सकते। तो इसमें क्या है, कुछ कोशिकाएं ऐसी है जिसको हम नग्न आंखों से देख सकते हैं। कुछ कोशिकाओं को, जिसमें एगो तो दिया है रे, क्या है? मुर्गी का अंडा। नहीं बताए थे? कैसे कहती है रे? एक कोशिक जीवों, कुछ जीव मात्र एक कोशिका के एवं अन्य जीव अनेक कोशिकाओं के बने होते हैं। इसी का ना डिफिनेशन पढ़े थे हम, एक कोशिकीय जीव और बहुकोशिकीय जीव। एक कोशिकीय जीव किसको कहते हैं? जो सिर्फ एक जीव एक कोशिका से बने हुए रहते हैं। हम एग्जाम्पल पूछ रहे हैं, थोड़ा डिफिनेशन पूछ रहे हैं तो एग्जाम्पल बताती है। वाह वाह। अब उसका एग्जाम्पल जब पूछे एक कोशिकीय जीव का एग्जाम्पल कौन सा है, तब बोलेगी अमीबा। और इतना उछल के बोलिए बहुकोशिकीय जीव का एग्जाम्पल बताना तुमरे। वाह, हाइड्रा। बहुत अच्छा, यही असर होता है बाबू। ठंडा ठंडा का असर दिमाग पे पड़ रहा है। क्या तनु? हाइड्रा। एक कोशिक जीवों में एकल कोशिका ही शांत। एक कोशिक जीवों में एकल कोशिका ही वे सभी मूलभूत प्रकार्य करती है जो बहुकोशिक जीवों में विशिष्ट कोशिकाओं के समूह करते हैं। मतलब क्या हुआ, एक कोशिकीय जीव में जो जैसे हम लोग हाथ का कार्य है, पैर का कार्य है, पेट का कार्य है, मुंह का कार्य है, जो भी हमारे शरीर का, सबके लिए अलग अलग संरचना है। एक कोशिकीय जीव में एक ही कोशिकीय है तो क्या करता है, उसी में ऑल इन वन इंदिरा आवास वाला काम करता है कि एक रूम मिला है, उसी में नहाना, खाना, बाथरूम जाना, सुतना, खाना बनाना सब उसी में करना है, क्योंकि रूम ही एक है। अब जिसके पास 50 गो रूम है वो सब चीज के लिए अलग अलग है। घोलटाने के लिए अलग रूम, नहाने के लिए अलग रूम, खाने के लिए अलग रूम, पचाने के लिए अलग रूम। फिर है कोशिका के 3 मुख्य भाग हैं, कोशिका झिल्ली, कोशिका द्रव और केंद्रक। फिर उसके बाद केंद्रक और कोशिका द्रव को केंद्रक झिल्ली अलग करती है, यही ना बताए थे। कोशिका जिसमें सुसंगठित केंद्रक नहीं होता अर्थात केंद्रक झिल्ली अनुपस्थित होते हैं उसे क्या कहते हैं? प्रोकैरियोटिक कोशिका। और जिसमें होते हैं उसको यूकैरियोटिक कोशिका। फिर क्या है? पादप कोशिका जंतु कोशिका से भिन्न है क्योंकि इसमें
कोशिका झिल्ली के बाहर कोशिका भित्ति होती है। हमारे अंदर वैसी नहीं है, पेड़ पौधों के अंदर है। पादप कोशिका जंतु कोशिका से भिन्न, अभी तो बताएं इधर। रंगीन संरचनाएं जिन्हें प्लास्टिड कहते हैं, केवल पादप कोशिकाओं में ही पाई जाती है। हरे प्लास्टिड जिसमें क्लोरोफिल पाया जाता है क्या कहलाता है? क्लोरोप्लास्ट। अगर ये हमारे अंदर पाया जाता क्या होगा? एक आदमी लाल दिखा रहा है, एक हरा, एक नीला, एक पियर, एक अथनाकार, एक सूझबूझ कर रहा है, अंधेरा हुआ गायब हो गया क्या? और सबसे लास्ट पॉइंट, पादप कोशिका में एक बड़ी केंद्रीय रिक्तिका होती है, जबकि जंतु कोशिका में अनेक छोटी छोटी रिक्तिकाएं होती है। ठीक सर, चैप्टर खत्म हो गया। अब लिखना होगा तो खोल देंगे, फिर से लिख लेना, ठीक है।